नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, कल की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार ने फिर से बाउंस बैक किया है और अपने निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी आज मार्केट में देखने को मिली। निफ्टी आधा फीसदी के करीब अब 23,568 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। डेलो से काफी ज्यादा रिकवर हो चुका है। बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं, वहां पे भी देखिए रिलेटिवली अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो वहां पे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। 375 अंकों की तेजी, लगभग 0.25% उछलकर 51,570 के लेवल पर यह कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको। इनफैक्ट अब डालते स्मॉल कैप और मिड कैप पर नजर, वहां पे भी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। एक डिप आया था लेकिन वहां से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आई। 70 अंकों के करीब बढ़ोतरी, 51,718 के लेवल पर यहाँ पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप 68 अंकों के करीब यहाँ पे बढ़ोतरी है। डे हाई पे फिलहाल अभी कर रहा है कारोबार 16,005 के लेवल पर। ब्रेथ आपको थोड़ी ठीक ठाक लगेगी। रस्साकसी का माहौल आज के सेशन में भी आपको देखने को मिलेगा देखिए, लेकिन फिर भी बढ़ने वालों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। 1474 ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन 1102 ऐसे स्टॉक्स जहां पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट आपकी स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो फिलहाल निफ्टी को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट निफ्टी के तेजी में आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। एल&टी देखिए, कल काफी शानदार नंबर्स आए थे इसके ऑर्डर के लिए, वहां पे भी तेजी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस जैसा हैवी वेट भी आज थोड़ा बहुत बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, ऑटो फार्मा सेक्टर ही पूरे ड्रैग में है, तो वही सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो ड्रैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं निफ्टी को। टाटा मोटर्स, सन फार्मा, भारती एयरटेल, महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर देखिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंक निफ्टी की तेजी में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से नजर आ रहा है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ड्रैग करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस ड्रैग करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, करीब 9 अंकों की कंट्रीब्यूशन वहां पे देखने को मिल रही है। तो मूड माहौल बाजार का भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। वोलेटिलिटी आज भी देखने को मिल रही है बाजार में। एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिएगा आप। क्लोजिंग बेल्स पे खासी नजर रहेगी, क्या कुछ एक्शन वहां पे देखने को मिलता है। चलिए अब हम खिलाड़ी को अपने इस शो में जोड़ते हैं। अरुण मंत्री जी, मधु बंसल जी, ब्रजेशैल जी, तीनों का ही स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। एक बार आपके रिटर्न कार्ड पर नजर रखते हैं, फिर सीधे चलेंगे मार्केट की ओर। एक बार रिटर्न कार्ड रखते हैं आपके स्क्रीन पर, किस तरह की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे कम नुकसान में फिलहाल ब्रजेशैल जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 0.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फिर दूसरे पायदान पे मधु जी दिखेंगी आपको, जहाँ पे उनका थोड़ा 6.5% के करीब इनका नेगेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो जनरेट करता हुआ। अरुण कुमार जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा लॉस ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। 12.5% का नेगेटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है। बताइए मधु जी, जिस तरीके से मार्केट में कल बिकवाली देखने को मिली, आज एक बाउंस बैक, क्या ये सस्टेन करेगा आज के सत्र में? जी, जिस तरीके से आज का माहौल है, डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप्स की इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनती है। 23,550 के आसपास जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो देख सकते हैं बाय ऑन डिप्स। लेकिन अगर पोजिशनल व्यू की बात करें तो मुझे वोलेटिलिटी जो है अपने काफी चरम सीमा पे दिख रही है इस टाइम पर। 23,800 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं ब्रीच करता है, जाता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड ज्यादा होने चाहिए। ग्लोबल व्यूज भी जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हैं। कल जैसे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी काफी गिरी हुई आई है। उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी एक्सपेक्टेशन के साथ उसका डेटा नहीं आया है। वो सारी ही बातें जो है कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी में आज के लिए 51,670 का रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव नहीं है, जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं वहां एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। अरुण जी, आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मार्केट ये जो तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है, अब भी जिस तरीके से बाउंस बैक हुआ है निचले स्तरों से, सस्टेन करेगा ये आपकी अप्रोच? देखिए, मुझे लग रहा है सस्टेनेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो सकती है हायर लेवल्स पे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। शॉर्ट कवरिंग का भी बड़ा बड़ा आज आपको असर देखने को मिल सकता है। 23,800 पे मेरी नजर है, उसके ऊपर ही मार्केट में क्लियर बुलिश ट्रेंड बनेगा। पर ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से क्रैश होना चाहिए। 23,400, 23,350 100 मूविंग एवरेज है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ब्रॉडर व्यू मेरा कंसोलिडेशन का है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। काफी वियर्ड मोमेंटम स्टॉक्स में दोनों ही तरफ देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन होना चाहिए 23,400, 23,800 के बीच में। एक लेवल पे सब मेरी नजर है 23,800 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा,
तब तक मुझे लग रहा है एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन मार्केट में रहना चाहिए। कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिल सकता है मार्केट में 23,800 के जब पार करे निफ्टी, तब वहां पे एक ब्रेकआउट संभव है। अरुण जी की एनालिसिस ये कहती है। ब्रजेश एल जी, आप बताइए आपकी रीडिंग क्या है, क्या राय आपकी तरफ से आती हुई नजर आएगी हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? मॉर्निंग श्रेया। सो बेसिकली व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि हालांकि हम एक दो दिन में थोड़े से करेक्शंस देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं 23,500 का जो एक डिमांड जो है वहां पे, जहाँ पे पुट राइटर्स भी अपने पोजीशंस बना रहे हैं, वहां पे हमने एक बार के लिए पोजीशन सपोर्ट ले लिया है। अगर आज का दिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स जो मार्केट का एक मोमेंटम है उसको तेजी की तरफ रुक करेगा। एंड ठीक है कि 23,800 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे पिछली बार एक बार निफ्टी को सप्लाई देखने को मिला था। तो हो सकता है कि थोड़े एक या दो दिन के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद हमें उसका ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। तो हम ये ब्रेकआउट को फिलहाल प्रिएम्प्ट कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि ये हो सकता है आने वाले दिनों में जिस हिसाब से एफआई के जो डेटा जो शॉर्ट जो काट रहे हैं वो देखने के बाद हम ये व्यू लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कभी ये डेटा मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि 23,800 के लेवल निकल जाएंगे। तो हम वो उसको फिल्टर आउट करके हम डिस्काउंट करके हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट का मूड पॉजिटिव रहेगा। मार्केट का मूड पॉजिटिव रहेगा अगर 23,800 के लेवल को वो ब्रीच करता है। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक रिलेटिवली निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल ये रणनीति आप अपनाएं मार्केट में। अब रखते हैं पोर्टफोलियो अरुण जी का आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया उन्होंने आपके पोर्टफोलियो पे, उसके बाद सीधे पिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिए इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है टाइम टेक्नोप्लास्ट से, ग्रेफाइट इंडिया को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल, और फिल्म और कोचिन शिपयार्ड में इनका स्टॉप लॉस हो चुका है हिट। अब बताइए अरुण जी, आज मार्केट की चाल को देखते हुए कौन सा स्टॉक आपकी नजर पर आया है? देखिए एक ही स्टॉक है जो मुझे लग रहा है आज मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ओवरऑल मोमेंटम है, और एक स्टॉक न्यूज में भी है, बीएससी में खरीदारी की सलाह है। बीएससी में आज एक ब्रेकआउट के संकेत है और ऑलमोस्ट लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम्स क्रॉस हो चुके हैं। तो 4700 के आसपास बाई करें, 4580 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 5150 तक के स्टॉक जा सकता है आज और कल तक का व्यू रहेगा। तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम बीएससी में देखने को मिल सकता है। बीएससी आज अच्छा मूव दिखने को मिल रहा है। खबर भी हमने आपको बताई, 5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाई साइड की ट्रेड आती हुई अरुण जी की तरफ से बीएससी में टारगेट आप 5150 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4580 का। मधु जी का पोर्टफोलियो रखते हैं अब स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे लिया, एक बार उस पर नजर, फिर साथ ही लेंगे उनसे पिक्स और जानेंगे कौन से स्टॉक्स उनके रडार पर है। एचईजी और पीसीबीएल दोनों से उन्होंने कर लिया एग्जिट। बताइए मधु जी, आज के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया है? कि आज मेरा एक रिवर्सल ट्रेड रहेगा अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड करंटली कुछ 0.5% गिरावट के साथ चल रहा है, लेकिन अगर आप ओपन से देखेंगे तो 2.5% से ऊपर की तेजी में है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी और तेजी पकड़ सकता है। टारगेट 232 का और स्टॉप लॉस 206 का रख करके चलना चाहूंगी मैं अशोक लेलैंड में। कल से खबरों में बना हुआ और इसमें एक बाई साइड की ट्रेड नजर आ रही है मधु जी को। टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस अभी आपके स्क्रीन पर आएंगे। 213 के लेवल पर ये भी कर रहा है कारोबार। 232 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अशोक लीलैंड में, साथ ही 206 का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। अब रखते हैं ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, उस पर एक नजर, फिर पिक्स लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सा स्टॉक आज है उनके रडार पर। ट्रेंड से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आज भी देखिए वैसे ट्रेंड में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सीजी पार यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है हिट इनका। आप ब्रजेश जी बताइए, क्या पिक आपकी तरफ से आज के सेशन के लिए आएगी? मैडम मैं जो बाय कर रहा हूँ ग्रेविटा बाय कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ग्रेविटा में आज एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो ग्रेविटा में 1820 जो चल रहा है उस पर हम बाय करेंगे। जो स्टॉप लॉस है 1785 का रहेगा और जो मैं इसका जो टारगेट देख रहा हूँ लगभग 100 पॉइंट देख रहा हूँ यहाँ से 1930 तक, मैं 1930 तक मुझे लग रहा है कि ग्रेविटा में आपको मूव मिलना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटा बाई साइड की ट्रेड आती हुई ब्रजेश जी की तरफ से और देखिए एक महीने में करीब करीब इसने 7.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 1930 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 1785 का स्टॉप लॉस। ठीक है ब्रजेश जी, दूसरे पे क्या होगी आपकी, कोई दूसरे स्टॉक सुना है आपने? हाँ मैडम, मेरे जो नजर में है वो हेवल्स है। तो मुझे लग रहा है हेवल्स में थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 1505 पे मुझे यहाँ पे हेवल्स में लॉन्ग करना है। जो स्टॉप लॉस है मेरा 1490 का है और जो टारगेट है वो 1550 का रहेगा।
1490 के स्टॉप लॉस के लिए 1550 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हैवेल्स में। और आप देखें जिस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं इस कंपनी की तरफ से समर सीजन से पहले, तो ये एक स्टॉक रडार पर आता हुआ फिलहाल बाय साइड की ट्रेड ब्रिजेश जी की तरफ से। मधु जी आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या होगी, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगी अपनी दूसरी पिक के लिए। ठीक है, बाजार में वोलेटिलिटी तो एक्सपेक्टेड है और एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा इंतजार मधु जी की तरफ से आता हुआ। अरुण जी आप बताइए, आप इंतजार कर रहे हैं, स्टॉक ढूंढ रहे हैं या फिर आपने पिक कर लिया है? देखिए अगेन कोइंसिडेंटली ग्रेविटा ही मेरा पिक था दूसरा वाला। लास्ट 2 से 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, काफी पिक्स आप कह सकते हैं कॉमन निकल के आ रही है। इसे पिक करना चाहूंगा और दूसरा पिक जैसे ही निकलता है जरूर शेयर। ठीक है, तो अरुण जी भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। ग्रेविटा उनका पिक था जो कि ब्रिजेश जी ने बता दिया। और ये फिलहाल स्थिति हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आती हुई। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फिर से करेंगे बात बाजार पर और लेकर आएंगे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। अब तक के लिए बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। और आप नजर डाले बाजार पे तो निफ्टी लगभग 115 अंकों की बढ़ोतरी 23,602 के लेवल पर भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तरों से काफी ज्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी ऑटो लेके आई स्क्रीन पर, वहां पर स्थिति थोड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी ऑटो लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। और टाटा मोटर्स 4.5% ज्यादा टूटा। संवर्धना मदरसन, एमआरएफ, इन सारे स्टॉक्स पर काफी ज्यादा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका ने 2 अप्रैल से ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और ट्रंप के ऑटो टैरिफ के फैसले का किन भारतीय कंपनियों पर होगा ज्यादा असर, वो बताने के लिए यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए। तो ट्रंप साहब ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की है और टैरिफ को लेकर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो जो टैरिफ टेंट्रम है वो 2 अप्रैल से भारतीय ऑटो कंपनी को कैसे दिक्कत में डाल सकता है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत नज़र कर लेते हैं। अभी विविध ब्रोकरेज नोट्स जो आ रही हैं उनके हिसाब से सबसे पहला जो स्टॉक है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो है टाटा मोटर्स। इनकी सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस JLR, उनकी कुल बिक्री का 33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा US मार्केट से आता है। हालांकि वो US मार्केट में प्रोडक्शन नहीं करते, जिसके कारण कुल आय पे 70% तक का जो हिस्सा है आपको JLR की तरफ से आता हुआ नजर पड़ेगा ग्लोबली, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा % का अर्निंग्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि 25% टैरिफ से उनकी जो लग्जरी कार्स हैं काफ़ी महंगी हो सकती हैं। इसके बाद चलते हैं मदरसन संवर्धन पे, क्योंकि यहाँ भी अगर हम देखें तो ऑटो एंसिलरीज पे भी ये टैरिफ लागू होता है। अगर हम मैक्सिको, जर्मनी के प्लांट से बात करें तो कुल 6 से 7% का रेवेन्यू इम्पैक्ट आपको आता हुआ नज़र पड़ सकता है। ऑब्वियसली मैक्सिको में इनकी बहुत बड़ी रीसेंट नई फैसिलिटी खुली है जिससे वो US मार्केट्स को केटर करना चाहते थे, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन 4 से 5% तक का यहाँ इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ सकता है। अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इंक्लूडिंग टोटल 40% रेवेन्यू आता है और मैक्सिको प्लांट से US को बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो रेवेन्यू का शेयर है वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट से भी आता है, जहां वो हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और उनके जो फोर्जिंग प्रोडक्ट्स है वो बेचते हैं। तो ऑटो का एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं अवेलेबल है, लेकिन हाँ 40% रेवेन्यू इनको नॉर्थ अमेरिका से आता है, जिस पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आयशर मोटर्स की बात करें तो इनकी जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है लगभग 2% रेवेन्यू के आसपास उनका US में एक्सपोजर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें RK फोर्जिंग्स की, तो भारत फोर्ज की तरह ही फोर्जिंग प्रोडक्ट्स वो US में बेचते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट होगा वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन 26% इनका रेवेन्यू जो है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से आता है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये अपने टायर्स, हेवी ड्यूटी टायर्स जो हैं वो US मार्केट्स में बेचते हैं, लगभग 17% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो यहाँ भी देखेंगे किस तरीके से इम्पैक्ट मैनेजमेंट देखता है आगे जाके। और सोना BLW, टेस्ला का ये एक बड़ा वेंडर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स उनको सप्लाई करता है और लगभग 43% रेवेन्यू इनका US मार्केट से आता है। तो स्पेसिफिकली बात करें तो सोना BLW, टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी यानी मदरसन संवर्धन, ये 3 कंपनियां हैं जहां आपने सबसे ज़्यादा फॉल आता हुआ देखा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। सही कहा आपने, टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा आज इस सत्र में गिरा है, 5% की करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। संवर्धना देखिए 2.5% से ज़्यादा लुढ़का।
इनफैक्ट आप देखिए भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एक बार टाटा मोटर्स पे चार्टिकली कैसे ये प्लेस्ड है, इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। ब्रजेश जी, आप बताइए, टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा पेन झेला है इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अब खबर भी बड़ी है, 25% का इम्पोर्ट टैरिफ लग गया है इस पे। क्या लग रहा है आपको टाटा मोटर में जो फंसे हुए हैं लेके अब उनको एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर अभी भी उम्मीद की किरण बाकी नजर आती है आपको? मैडम, इसमें कैसा है ना कि अगर आपका डायरेक्शनल व्यू अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते तो हम इसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि, और मेरा मानना है कि अगर टाटा मोटर्स को आप मंथली के टाइम फ्रेम से देखोगे तो 600 650 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग मल्टी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है। तो मैं मानता हूं कि अभी जो न्यूज जो आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव्स नहीं है, जिसकी वजह से इसके जो क्वार्टर्स के जो नंबर्स आ रहे हैं वो उसमें भी उतनी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये सलाह है कि इसको काफी टाइम लग सकता है। मान के चलिए आप 3 से 4 क्वार्टर और लग जाएगा। ये हो सकता है यही रेंज में साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। जिनका भी नजरिया लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो पोजिशन होल्ड करे। अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो फिलहाल उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के चक्कर में आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करना तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि ये वापस 900 950 या फिर हो सकता है 1000 ये भाव आपको देखने को मिल सकता है। बट आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच की सलाह टाटा मोटर्स पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्टॉक न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है ये, और जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं ग्लोबली, इट्स अ नो फॉर ट्रेडर्स राइट नाउ। एक और स्टॉक संवर्धना मदरसन ऑटो एंसिलरी कंपनी, यहाँ पे देखिए आज ज़्यादा डेंट पड़ा है, 2.5% से ज़्यादा, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नजर आते। जब मैं सुबह रिपोर्ट बता रही थी, सीएलएसए ने 167 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। लगभग 23% का अपसाइड पोटेंशियल को नजर आ रहा है। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी, सीएलएसए काफ़ी बुलिश है, उनका मानना है कि 3 साल में स्टॉक डबल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं उसका सीधा सा तो देखने को मिला आज। चार्ट्स के थ्रू कैसा लग रहा है आपको ये? देखिए, चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है 120 के आसपास एक अच्छा बेस है। 120 125 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। इसका रीजन यही है, लास्ट 5 हफ्तों का भी अगर लो देखें तो 125 120 के बीच में ही है। तो मुझे लग रहा है बॉटम फॉर्मेशन जरूर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। नेगेटिव न्यूज पे भी ज्यादा रिएक्शन नहीं है। तो शायद जी मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक अच्छा कर सकता है। 145 150 150 तो मुझे लग रहा है जाना ही चाहिए। कोई न्यूज अगर आ जाती है तो कहना डिफरेंट है, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग है। किसी ने ले रखा है शॉर्ट टर्म में तो 125 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक 150 तक जाना चाहिए। टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, 150 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा है रणजी, जिस तरीके से इसमें एक स्लोली स्टेडली ही एक रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जानेंगे और सवालों। तब तक के लिए बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं, ट्रेंड की इनफैक्ट बात करते हैं। इसने भी इन्वेस्टर्स का पेशेंस काफ़ी टेस्ट किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। कल मार्केट में गिरावट थी, लेकिन ये मजबूती के साथ टॉप गेनर्स में शामिल था, और आज भी देखिए लगभग 0.25% के तेज़ी के साथ ये 5364 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आपको। इनफैक्ट एक महीने में देखें तो लगभग 12% का रिटर्न इसने दे दिया है। मधु जी, आप बताइए, ट्रेंड फंडामेंटली बात करें तो वेस्ट साइड अपने स्टोर्स में इजाफा कर रहा है। 244 स्टोर्स इसके अब कुल हो गए हैं, 3 नए स्टोर्स इसने ऐड किए हैं। ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश हैं। आपको चार्ट्स पे कैसा लगता है ट्रेंड? पसंद आ रहा है आपको ये स्टॉक? जी, मैं पिछले कुछ दिनों से देखूं तो 4715 से लेकर के 5300 तक एक रेंज बाउंड ये स्टॉक चल रहा था, जिस रेंज से अभी निकलने की रिसेंटली इसने कोशिश की है विद गुड वॉल्यूम्स। तो इसी तरीके से अगर अगले एक हफ्ते तक ये ऊपर रहा, 5300 से ऊपर अपनी तेजी बनाए रखी, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स जो हैं स्टॉक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऊपर के लेवल्स जो हैं वो 7000 तक मुझे इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल 7000 तक के टारगेट प्राइस ब्रोकरेजेस ने भी सुझाए, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको ट्रैक करना है और ट्रेंड पर एक राय। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का वक्त हो चुका है। फटाफट से लेकर आते हैं हम अपने खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? शुरुआत करते हैं अरुण की पोर्टफोलियो से। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए,
क्या स्थिति, तेजी या मंदी, उस पर एक बार चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं। अरुण जी ने ग्रेफाइट और बीएससी सुझाया आज के सत्र में। टारगेट देखिए 542, स्टॉप लॉस 483 का आपको मेंटेन करके चलना है। वही बीएससी देखिए बाई की साइड आई है, टारगेट 5150, स्टॉप लॉस आपको 4580 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, तेजी या मंदी, इन दोनों ही स्टॉक्स में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए बीएससी अभी लगभग 0.25% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ग्रेफाइट फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब रखते पोर्टफोलियो मधु जी का आपके स्क्रीन पर। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाया आज के सत्र में? अशोक लीलैंड और बाय साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आती हुई, टारगेट 232, स्टॉप लॉस आपको 206 का लगाकर चलना है। प्रॉफिट या लॉस अशोक लीलैंड में फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो लगभग आधा फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिजेश एलजी ने क्या स्टॉक्स बताए आज के सत्र के लिए? ग्रेविटा और हैवेल्स दोनों ही बाय साइड की रेटिंग की तरफ से आते हुए आप देखिए ग्रेविटा टारगेट 1930, स्टॉप लॉस आपको 1785 का लगाकर चलना है। हैवेल्स में टारगेट आपको 1550 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 1490 का। प्रॉफिट या लॉस क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, उस पर एक बार नजर। तो फिलहाल हैवेल्स फ्लैट और ग्रेविटा लगभग 0.25% का पॉजिटिव रिटर्न इनको देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी अभी आगे चल रहे? देखिए तीनों के ही पोर्टफोलियो में डेंट पड़ता नजर आ रहा है, तीनों ही नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे कम लॉस झेल रहे हैं ब्रिजेश एलजी, 0.6% के करीब इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न। फिर दूसरे पायदान पे है मधु जी, इनका पोर्टफोलियो करीब लॉस झेल रहा है 6.25% का। और अरुण जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा दर्द ज्यादा है, 15.5% का नेगेटिव रिटर्न का पोर्टफोलियो लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में, और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और ट्रेडिंग सेशन बाकी है, देखने वाली बात होगी कौन पॉजिटिव टेरिटरी में फिलहाल आता है कि नहीं। चलिए अब इस शो से इतना ही, सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।